नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो प्रवाहित होता है, आपको बताना है कि ऊष्मा जो है वो प्रवाहित होता है कैसे। अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर, कम तापक्रम से अधिक तापक्रम की ओर, कम तापक्रम की ओर केवल, या अधिक तापक्रम की ओर केवल। ठीक है, ये यूपी में आकलन जो हुआ है वहां पर शिक्षक भर्ती उसमें 2 बार आए हुए हैं, बिहार में 3 बार आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ में 2 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो ऊष्मा प्रवाहित होती है और यह आपका कहाँ का है, तो यह क्लास 7 का आप देखेंगे एक्सरसाइज 14 विज्ञान। और विज्ञान की जितनी चीजें हैं वो पर्यावरण अध्ययन में कंडक्ट होती है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको आएगा। तो आप यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को हमने दिखाया और पाठ्यक्रम के आधारित प्रश्न आपने देखा कितने जगहों पर पूछ दिया गया है। तो आपको सिर्फ तैयारी करना है पाठ्यक्रम पर ही आधारित प्रश्नों को, बाकी आप इधर उधर से तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस रिजल्ट कंप्लीट करने के लिए आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को पढ़िए और पाठ्यक्रम पर आधारित सारा प्रश्न यहाँ पर आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आप जुड़ करके यहाँ पर डेली पीडीएफ नोट्स और वीडियो देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, साथ में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का प्रवाह जो होता है आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लपक लगाया, ठीक है, ये लपक है, यहाँ पर हमने एक रॉड को रखा, क्या रखा, रॉड को रखा। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे ना, यहाँ पर गर्म होगा। अब गर्म होकर के क्या सिर्फ यहीं पर गर्म होगा, नहीं, यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी गर्म होगा। धीरे धीरे अगर ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो आगे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये कैसे प्रवाहित हो रही है, तो अधिक तापक्रम यहाँ मिला और जा रहा है किधर, कम तापक्रम की ओर वाला पर। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाहित होता कैसे है अब आपको पता चल गया होगा। तो ये अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापक्रम से लेकर के कम तापक्रम की ओर होता है। राइट आंसर ये हुआ। ठीक है, तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है, 101 बार परीक्षा में पूछा गया है और सारे पूछे हुए प्रश्न को ही हम यहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ बना करके देते हैं। तो अभी तुरंत देखने के बाद आप जुड़ जाइएगा, नोट्स और पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हो, चाहे आप विज्ञान के हो, चाहे आप पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 सब का तैयारी यहाँ पर कंप्लीट 101 रिजल्ट देने के लिए आया हुआ है। तो तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है थर्मामीटर, दाब मीटर, बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो देखिए ताप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, और यहाँ पर बैरोमीटर का दाब मापने के लिए हो गया, और हृदय की गति या मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो तापक्रम के लिए क्या होगा, थर्मामीटर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला होगा, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, तांबा, एल्युमिनियम, पारा या सोना। तो थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए थर्मामीटर के अंदर जो होता है पारा भरा हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है,
पारा भरा हुआ होता है। पारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पारा को ही मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं संकेत में Hg। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी देता है, तो यहाँ पर तो पारा आपको मिल गया, ठीक है पारा मिल गया, लेकिन कभी कभी देगा कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है, Hg। अब आप Hg का नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो Hg को पारा कहते हैं या इसी को मरकरी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है, या Hg भरा हुआ रहता है, या मरकरी भरा हुआ रहता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है, एकदम दिमाग में रखिए था आखिर पारा ही क्यों लिया गया, एल्युमिनियम नहीं लिया गया, सोना नहीं लिया गया, चांदी नहीं लिया गया, तो इसका क्या कारण है कि थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग किया गया। तो क्या पारा एक तरल धातु है, बिल्कुल सही है। तो आपको एक चीज और पूछता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, यह प्रश्न पूछता है, कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, अब बताइए। तो वो पारा ही तो है, लेकिन धातु को होना क्या चाहिए, ठोस होना चाहिए। धातु ज्यादा करके क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाते हैं ना, लेकिन एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है और उसका नाम क्या है, पारा। इसलिए देखिए तो सही लिखा है ना, पारा एक तरल धातु, बिल्कुल सही है कि पारा एक तरल धातु है। यह उष्मा का सुचालक है, यदि धातु है तो धातु क्या होते हैं, विद्युत उष्मा का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। यह शीशी से चिपकता नहीं है, बिल्कुल सही है, चिपकता नहीं है, गर्म करने पर इसका प्रसार क्या होता है, फैलता है। इसीलिए जब बीमार होता है आदमी, तो देखिए जैसे थर्मामीटर का ये पाठ्यक्रम यहाँ पर अगर यहाँ पर 95 है, 96 है, 97 है, तो अगर थर्मामीटर का पाठ्यक्रम अभी यहाँ है और गर्म होगा तो यह पाठ्यक्रम कहाँ आ जाएगा, 98, कहाँ आ जाएगा 104। तो यही लेवल बताने लगता है, तो आपको पता चलता है कि बुखार ज्यादा है, ठीक है। तो यह शीशे से चिपकता नहीं है, यानी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, जो ऊष्मा संचरण होती है, जो ऊष्मा फैलती है हमारे आसपास में, उसके संचरण की कितनी विधियां हैं और उसका नाम भी आपको जानना है, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण की देखिए 3 विधि है। ऊष्मा संचरण क्या विधि से होता है, 3 विधि से होता है। ऊष्मा का संचरण कितने विधि से होता है, 3 विधि से होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसमें किस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसमें ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधि है आपको बताना है। चालन विधि है, संवहन विधि है, विकिरण विधि है, या सभी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण या संवहन होता है वो चालन विधि भी होता है, संवहन विधि भी होता है और विकिरण विधि होता है, यानी राइट आंसर का सभी हो गया। यानी ऊष्मा का संचरण इन तीनों विधि से होता है। तो तीनों विधि का नाम लिखिएगा, कभी कोई बोलता है इसमें ऊष्मा संचरण की विधि कौन है, चालन, विकिरण, संवहन या सभी, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होती है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 विधि आपने पढ़ा, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो किस चीज में कैसे पदार्थों में चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होगा, कैसे पदार्थों में संवहन से होगा, कैसे पदार्थों में विकिरण से होगा, इसको हमको जानना है, ठीक है। तो देखिए इसको जानना है तो कोई बात नहीं है, आप देखिएगा, वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है, उस विधि को कहते हैं। तो जैसे गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर कैसे होगा बताइए। तो मान लीजिए कि ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, रॉड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर ज्वाला देंगे, लपक देंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्लेम दिए, तो ये यहाँ पर गर्म होगा, इस मुहाने पर गर्म होगा, लेकिन इसे गर्म का प्रसार धीरे धीरे आगे की ओर भी हो रहा होगा। जितने गर्म करेंगे, यहाँ पर है तो अभी यहाँ भी गर्म होने लगेगा, यहाँ भी गर्म होने लगेगा, हो गया ना। तो ये ठोस वस्तु है, कौन सी वस्तु है, ठोस वस्तु है। तो ठोस वस्तु में जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, वो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ते जाता है। तो इस विधि को ही हम लोग कहते हैं, देखिए चालन विधि। इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि के नाम से जानते हैं। यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से, यहाँ गर्म क्षेत्र से होकर के ठंडे क्षेत्र की ओर जाएगा, या ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होगा, तो सभी चालन विधि से होगा। तो इसका राइट आंसर चालन विधि होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण होता है उन्हें कहते हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण होता है, मतलब ऊष्मा यहाँ गर्म हुआ तो फिर यहाँ भी हुआ, फिर यहाँ भी हुआ, ऊष्मा का संचरण होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण नहीं भी होता है, ठीक है। तो जिनसे ऊष्मा का संचरण होता है उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, या सभी कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है क्या कहते हैं इसको ना। तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण होता है, वे पदार्थ जो होते हैं वो ऊष्मा के, वो क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, ऊष्मा जिससे प्रवाहित होगी, मतलब जिससे गर्म हो जाएगा जो वस्तु, वो वस्तु जो होगा ऊष्मा का सुचालक होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सुचालक कहेंगे, जिनसे ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है, आपको बतलाना है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, लोहा, तांबा,
एल्युमिनियम या चांदी। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का चालक लोहा भी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, चांदी, क्योंकि सभी से ऊष्मा पाने पर ये गर्म होते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक जो होता है वो चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को। तो अब यह देखिए यहाँ पर ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक भी चांदी है, और विद्युत कहेगा ना तो विद्युत का भी सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है। तो चांदी एकदम याद रखिएगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ चालक पूछेगा कि ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चांदी। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चांदी। ठीक है, तो चांदी सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, और इसी को हम लोग मानते हैं, क्योंकि इससे ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से और कम एम्पियर पर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊष्मा का, ये प्रश्न आपको जो है 1001 बार अभी तक के परीक्षा में आ गया है ना, 1001 बार आ गया। हो सकता है कि अबर बार आपका नंबर हो ना। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप देख रहे हैं, हम मोहर मार के आपको अपना दे रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र पीडीएफ बना करके। तो आप ऐसे मोहर को जरूर देख लीजिएगा ना, तो बहुत लोग नकली भी लोग करते हैं और आपको दे देते हैं। तो आप ऐसे देख करके जुड़ जाइएगा, और नंबर तो आपको दिया ही हुआ है ऊपर में, नंबर को देख लीजिएगा और अभी कॉल करके सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिनसे ऊष्मा पड़ने पर भी वह गर्म नहीं होते हैं, मतलब उसका फैलाव ऊष्मा का आगे तक नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं। ठीक है, तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें देखिए हम लोग कहते हैं कुचालक। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इनको बैड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, इसमें सुचालक पदार्थ कौन है? चलिए चुनना है आपको कि इसमें सुचालक कौन है, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या लोहा। ठीक है, इसमें सुचालक पदार्थ कौन है? लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये सुचालक नहीं है। प्लास्टिक में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, ये भी सुचालक पदार्थ नहीं है। कागज, इससे भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए ये भी सुचालक नहीं है। लेकिन लोहा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसलिए यह सुचालक पदार्थ है, इसलिए यह सुचालक पदार्थ है। तो पूछा कि इसमें कौन सुचालक पदार्थ का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें अबर जो है, इसमें कौन जो है कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है। प्लास्टिक, सोना, चांदी या तांबा। ठीक है, तो प्लास्टिक में क्या होता है? तो प्लास्टिक में जो होता है आपका विद्युत या ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। क्या संचरण नहीं होता है? स्थानांतरण नहीं होता है। सोना में वो विद्युत या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, इसलिए ये क्या चीज है? तो ये आपका सुचालक है। चांदी में, चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए ये भी यहाँ पर सुचालक है। और तांबा भी सुचालक है। तो देखिए यहाँ पर 3 गो, दूसरा, तीसरा, चौथा सुचालक है और पहला जो है सुचालक नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सुचालक पदार्थ का उदाहरण है? सुचालक, कुचालक पदार्थ का उदाहरण है जो कुचालक है। तो प्लास्टिक क्या चीज है? कुचालक है। प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। राइट आंसर आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से या कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है एक स्थान से, यहाँ पर अगर गर्म करेंगे तो ये गर्म होते होते आगे भी गर्म होगा, और जितना देर तक गर्म करेंगे तो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ हो गया। तो ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कौन विधि से होता है? अभी इसके पहले भी हमने बताया था, वो विधि है चालन विधि, यानी चालन विधि से ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है ना। बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, इसमें जल है, तो ये ऊपर की ओर इसका वाष्प उठेगा ना, और फिर ठंडा होगा तो क्या होगा? नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ये कौन सी ऊष्मा कहलाती है? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इसको हम लोग कहते हैं संवहन। ऊपर वाष्पन होता है, इसी को कहते हैं संवहन। तो ये जो आपका लिक्विड पदार्थ है वो गर्म करने पर वाष्प के रूप में ऊपर होते हैं, तो ये संवहन विधि होता है। ये कौन सा विधि होता है? आपको संवहन विधि होता है, यानी जल में कह लीजिए ये संवहन विधि द्वारा होता है। जल या हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? अभी बताया था चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या कोई नहीं। चालन विधि से किसका होता है? ठोस पदार्थ का होता है। चालन विधि से ठोस पदार्थ का। संवहन विधि से लिक्विड चीज, द्रव वाली चीजें का होता है। तो जल या हवा है, ये फैला हुआ है, तो ये संवहन विधि होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
समुद्र की ओर से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ हवाएं ऐसे होती है जो समुद्र की ओर से चलती है, उसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर, नदी समीर, रेत समीर या कोई नहीं, ठीक है। तो समुद्र की ओर से आने वाली हवा को हम लोग कहते हैं, देखिए समुद्री समीर। क्या कहते हैं इसी को? समुद्री समीर कह लेते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली हवा को। गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया है आपका एग्जाम में, शिक्षक के एग्जाम में तो बहुत बार आया है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद और हल्के रंग के, गहरे रंग के, काले रंग के या कोई नहीं, ठीक है। तो गर्मियों में हमें जो है सफेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव नहीं हो। तो इसलिए कैसे वस्त्र पहनना चाहिए हम लोगों को? सफेद और हल्के। ये प्रश्न 1001 बार अब तक आ चुका है, बहुत बार ये परीक्षा में आया हुआ है। सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद और हल्के रंग के, गहरे रंग और काले रंग के, सफेद रंग के वस्त्र या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, हमें ऊष्मा का अवशोषण करने वाले यहाँ पर जो पोशाक है वो पहनना चाहिए। तो ऊष्मा का अवशोषण कौन करता है? गहरा रंग का कोई भी कपड़ा हो और काला रंग का, ठीक है। यानी गहरे और काले रंग के जो चीज होते हैं वो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसलिए ठंडी के दिनों में जब हम ऐसे पहनेंगे तो एक बार ऊष्मा आएगी तो हमें गर्म लगेगा, जल्दी निकलता नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर का औसत तापक्रम क्या होता है? हमारा जो मानव शरीर है उसका औसत तापक्रम क्या होता है? 5001 बार आया है, एक दो बार का मत पूछेगा। बहुत ही MBBI है, जितना कह लीजिएगा उतना ही कम है। मानव शरीर का औसत तापक्रम क्या होता है? 32, 36, 37 या 42, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम देखिएगा तो 37, यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस पर 37 होता है, लेकिन फारेनहाइट एफ पर कुछ और होता है फारेनहाइट पर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसको, और बदलने भी हम लोग सीखेंगे कि सेल्सियस में तो फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। मानव शरीर का तापक्रम फारेनहाइट पर कितना होता है? मानव शरीर का तापक्रम फारेनहाइट पर कितना होता है? देखिए अभी सेल्सियस स्केल पर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस था ना। तो फारेनहाइट पर पूछ रहा है कि फारेनहाइट पर कितना होता है? 98 डिग्री, 98.6 डिग्री, 94 डिग्री या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फारेनहाइट पर जो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट ही माना जाता है। अब आपको नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूला पर सेल्सियस को फारेनहाइट बदल सकते हैं, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इस पर आप काम भी करके देख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सही है। अगला है आपका, जिस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन होती है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या कोई नहीं। तो देखिए चालन तो हो गया ठोस पदार्थ का, संवहन हो गया लिक्विड और हवा में, लेकिन विकिरण विधि जो है उसी में आता है जिसमें जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग, जिस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग विकिरण विधि के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों के नोट्स को आप देखना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से हिंदी का नोट्स आपको जो है यहाँ पर 50 रुपये में दिया जा रहा है, रीजनिंग का नोट्स जो है 50 रुपये में दिया जा रहा है, और उसके बाद आपको CDP का नोट्स भी तैयार है, वो भी आपको 50 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे नोट्स आप अलग अलग करके भी परचेज कर सकते हैं हमसे और देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।